हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो अभी अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की फंडामेंटल के अंदर। तो अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन को लेकर, ARI के नाम से भी ये जाना जाता है। तो ये जो इन्फेक्शन होता है ये हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक का इन्फेक्शन होता है। तो मोस्ट कॉमन ह्यूमंस के अंदर ये हमारा होता है। तो ये हमारा एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन बोला जाता है, ARI के नाम से जो जाना जाता है। कारण क्या होता है इसका? इन्फ्लेमेटरी हो जाना हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक में, यानी कि रेस्पिरेटरी ट्रैक में कहीं भी सूजन हो जाना। और हमारी जो नोज है, एल्वियोल्स है, या फिर वाइड रेंज ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ सिम्टम एंड साइन। तो इस तरीके की कोई दिक्कत हो जाना और मिले जुले जो साइन और सिम्टम्स है वो इसके अंदर दिखाई देते हैं। तो एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन जो होता है वो क्लासिफाइड किया जाता है हमारा क्लिनिकल सिंड्रोम्स डिपेंडिंग अपॉन द साइट ऑफ इन्फेक्शन। तो ये देखा जाता है कि किस साइट पर, कौन सी जगह पर हमारा इन्फेक्शन है, इस पे डिपेंड होता है ये। तो रेफर किया जाता है तब हमारा कि ये ARI इन्फेक्शन है। तो ARI जो है इसमें हमारा आ जाता है AURI और ALRI। तो AURI के अंदर हमारा आ जाता है, ये होता है हमारा एक्यूट अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। ALRI का मतलब हो जाता है एक्यूट लोअर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। तो ठीक है, तो ये हमारे ट्रैक होते हैं भी ऊपर वाली जगह पे या नीचे वाली जगह पे। तो अपर जो रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन होता है उसके अंदर हमारा इंक्लूड होता है कॉमन कोल्ड हो जाना, यानी कि ठंड लग जाना, फेरेंगिट्स हो जाना, यानी कि फेरेंग्स के अंदर सूजन हो जाना, और मीडिया कान वगैरह में किसी चीज का स्राव होना। और जो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन हमारा होता है उसके अंदर हमारा होता है एपिग्लोटिस। ठीक है, और लैरिंग्स यानी कि लैरिंग्स के अंदर सूजन हो जाना, या एपिग्लोटिस जो एरिया होता है उसके अंदर सूजन हो जाना, जो लैरिंग्स होती है उसके अंदर सूजन हो जाना। ठीक है, लैरिंग्स और ग्लोटिस दोनों जगह पे अगर कंबाइंड सूजन होती है। ब्रोंकाई जो होती है यानी कि जो ब्रांचेज होती है उनके अंदर सूजन हो जाना। ठीक है, और ब्रेकियल्स जो हमारी वहाँ की जो ट्रैके के अंदर की जो शाखाएं होती है उनके अंदर, या फिर निमोनिया हो जाना। तो ये जो हमारा होता है ये लोअर ट्रैक का होता है। और जो हमारा फेरिंग्स है या फिर नोज का और ओटिस मीडिया होता है वो हमारा अपर वाला होता है। तो एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो नेक्स्ट देखेंगे इसके अंदर हम ये हमारा कंट्रोल कैसे किया जाता है एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। ये हाई हमारी जो मोर्टेलिटी और मोबिलिटी रेट होता है। तो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन के अंदर जो लॉन्ग बीन मैटर ऑफ द सीरियस कंसर्न, तो ये हमारा जो इसकी जो मृत्यु दर है या जो बीमारी की दर है रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन की, अगर वो लंबे समय तक चले ना तो ये बहुत ज्यादा सीरियस मैटर भी हो सकता है। ठीक है, तो इसके अंदर आगे देखेंगे हम अंदर हम रिकमेंडेशंस देखेंगे हमारी मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग। ARI जो हमारे चिल्ड्रन होते हैं यानी कि एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन से रिलेटेड जो हमारे जितने भी हमारे बच्चे होते हैं तो उनमें प्रैक्टिकल जो गाइडलाइन होती है वो दी जाती है, आउट पेशेंट केयर दी जाती है। तो उस आउट पेशेंट केयर के अंदर कौन कौन सी चीजें फॉलो करते हैं हम, तो इसमें आ जाता है हमारा क्लिनिकल असेसमेंट आ जाते हैं सबसे पहले। असेसिंग ए चाइल्ड मीन द ऑब्टेनिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द चाइल्ड illness by the asking the mother questions and the looking of the listening to the child। तो सबसे पहले आप बच्चे को देखेंगे, उसकी चीजें सुनेंगे, और बच्चे की जो भी इंफॉर्मेशन आपने प्राप्त करनी है, जो भी कुछ करना है, तो उसके लिए आप उसकी जो मदर होती है उससे क्वेश्चन करेंगे और बच्चे के बारे में सारी इंफॉर्मेशन लेंगे। केयरफुल असेसमेंट करना है आपने बेबी का, हेल्प ऑफ द प्रिवेंट डेथ एंड द निमोनिया एंड अदर डिजीज। अगर आप बहुत ही ध्यान से बच्चे का असेसमेंट करते हैं, सारी चीजों का पता लगाते हैं, तो बच्चे के अंदर होने वाली जो निमोनिया से होने वाली जो डेथ होती है, दूसरी बीमारियों से होने वाली जो मृत्यु होती है, कई हद तक उस पर रोकथाम लगा सकते हैं। क्योंकि अच्छे से असेसमेंट करोगे तो अच्छे से बीमारियों का पता लगेगा, अच्छे से आप ट्रीटमेंट कर पाएंगे और उससे बच्चों की मृत्यु दर को कम किया जा सकता है, यानी कि बच्चे को मौत से बचाया जा सकता है। तो नेक्स्ट देखते हैं इसके अंदर हम इसमें हमारा फिजिकल एग्जामिनेशन आ जाता है। फिजिकल एग्जामिनेशन के अंदर अगर हम देखेंगे तो काउंट द ब्रेथ इन द मिनट। तो हम अपने एक ही मिनट के अंदर जो ब्रेथ काउंट की जाती है वो देखेंगे। तो सबसे पहले जो ब्रीदिंग होती है वो हम प्रेजेंट होता है। रेस्पिरेटरी रेट जो होता है वो ब्रीदिंग हमारी क्या मानी जाती है, एक मिनट के अंदर अगर 60 बार ब्रीदिंग कर रहा है, ठीक है, या उससे ज्यादा कर रहा है, या फिर चाइल्डलेस, यानी कि इसमें बताया गया है सिर्फ 2 महीने से लेकर 2 महीने तक का जो बच्चा होता है। फिर हमारा 2 महीने से लेकर के 12 तक का अगर 50 से ज्यादा बार ब्रीदिंग कर रहा है, या फिर हमारा 12 महीने से 5 साल का बच्चा जो 40 से ज्यादा बार ब्रीदिंग कर रहा है, तो ये हमारी ब्रीदिंग रेट जो होता है ज्यादा माना जाता है। तो इसमें चेस्ट देखी जाती है। तो चाइल्ड हैज द ड्राविंग, अगर बच्चे की जो छाती की जो जगह होती है वो मुड़ी हुई होती है एक तरफ से, लोअर चेस्ट वॉल होती है एक तरफ से जो दबी हुई होती है बच्चे की, तो उसमें भी ब्रीदिंग में प्रॉब्लम आ सकती है। तो फिजिकल एग्जामिनेशन में आप देखेंगे कि बच्चे के चेस्ट का एरिया जो है वो सीधा है या नहीं है। तो अभी नेक्स्ट इसमें हम देखेंगे लुक एंड लिसन ऑफ द स्टिडोर। तो इसमें हमने स्टिडोर देखना। स्टिडोर में क्या होता है, बच्चे को मेक ऑफ द नैरेस्ट नॉइज, यानी कि बच्चे में खरखराहट की आवाज आना, सांस लेते टाइम जब बच्चा सांस लेता है तो गड़गड़ाहट की आवाज तो नहीं आ रही है। तो इसमें क्या हो जाता है, जो लैरिंक्स वगैरह होती है वो नैरो हो जाती है, यानी कि सिकुड़ जाती है। ट्रैकिया एपिग्लोटिस जो एरिया होता है उसके अंदर इंटरफेयर हो जाता है किसी भी चीज का। लंग्स है, लंग्स के अंदर जब एयर इंटर करती है तो उसमें लैरिंक्स फैरिंक्स ट्रैकिया जो है अगर उसमें किसी प्रकार की रुकावट है तो इसमें वही दीज कंडीशन आर ऑफन कॉल्ड ऑफ द क्रूप। तो ये जो कंडीशन होती है इसको हमारा क्रूप भी बोला जाता है। तो इसमें आ जाता है लुक फॉर वीजिंग। तो लुक फॉर वीजिंग के अंदर हमारा आ जाता है कि बच्चे के अंदर जो सॉफ्ट जो सांस लेते टाइम सीटी वगैरह की आवाज आती है, तो ऐसी नॉइस आती है जिसमें सीटी वगैरह बज रही होती है। तो ये हमारी जो ब्रीदिंग होती है उसमें हमारी आउट इज डिफिकल्टीज होती है, सांस लेने में उसमें दिक्कत होती है जिसमें सीटियां वगैरह बजती हैं। तो इसमें नेक्स्ट हमारे बच्चे की जो अबनॉर्मल स्लीप होती है, यानी कि बच्चे का देखना है कि जगाने से वो जग रहा है नहीं जग रहा है, उठाने से उठ रहा है नहीं उठ रहा है। तो इस तरीके से बच्चे की जो अबनॉर्मल स्लीपिंग होती है वो भी इसके अंदर देखी जाती है। मॉल न्यूट्रिशन
सीवियर मालन्यूट्रिशन इसके अंदर चेक किया जाता है, और इसमें साइनसिस जो होता है, हाइपोक्सिया का साइन होता है हमारा, तो वो भी चेक किया जाता है। हाइपोक्सिया यानी कि ऑक्सीजन की कमी हो जाना, तो ये साइनस जो होता है उसका हमारा जो है एक इशारा होता है कि साइनस हो सकता है। ठीक है, साइनस अगर है तो हाइपोक्सिया की वजह से ही ये हुआ है। तो इसमें नेक्स्ट देखेंगे हम। तो अब इसमें एपिडेमियोलॉजिकल फैक्टर एजेंट द माइक्रोबल एजेंट दैट कॉज ऑफ द एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। तो इसमें जो एजेंट होता है, माइक्रोबल एजेंट जो होते हैं हमारे, यानी कि सूक्ष्म जीव जो होते हैं, वो एजेंट होते हैं और कारण होते हैं हमारा एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन का। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं इसके अंदर। इसमें एपिडेमियोलॉजिकल फैक्टर जो हमारे होते हैं उसके अंदर इंक्लूड होता है हमारा बैक्टीरिया और वायरस, तो होंगे ही होंगे क्योंकि इन्हीं की वजह से हमारा इन्फेक्शन फैलता है। तो बैक्टीरिया जो है उसका कारण होता है कि ओरल जो हमारा मोर्टेलिटी इन्फेक्टेड जो पर्सन होते हैं वो, और बैक्टीरिया यूजुअली कोज ऑफ द एपिग्लोटिस का ही कारण बनता है, यानी कि उस एरिया में सूजन कर देता है, क्रूप, ब्रोंकाइटिस, निमोनिया, ये सभी जो होते हैं ये हमारे बैक्टीरिया और वायरस की वजह से होते हैं। और वायरस हैज बीन द फाउंड ऑफ द एसोसिएशंस विद द एआरआई, तो ये हमारा एक्यूट रेस्पिरेटरी जो इन्फेक्शन होता है उससे एसोसिएट ये हमारा होता है। तो इसमें जो हमारी प्राइमरी और ग्रेट जो मेजॉरिटी जो हमारे रेस्पिरेटरी इलनेस जो होती है वो एवर द सीवियरिटी इलनेस ओपन द, ये नहीं कि कहने का मतलब ये है कि इसमें जो हमारा प्राइमरी और सेकेंडरी जो होता है, नॉट सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन ऑकर्स, तो इसमें बैक्टीरिया वायरस जो होता है ना वही हमारे इन्फेक्शन का कारण होता है। होस्ट फैक्टर के अंदर आ जाता है अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन जो होता है, कॉमन कोल्ड आ जाता है इसके अंदर, फेरिंग्स के अंदर सूजन हो जाना, ठीक है, सेवरल टाइम्स, और हायर चिल्ड्रन एंड एडल्ट्स के अंदर ये हमारी चीजें हो जाती हैं। रेट जो हमारी फेरेंक्स होती है उसके अंदर सूजन हो जाना या फिर कान से किसी प्रकार का स्त्राव बढ़ जाना, तो ये हमारे इन्फेंसी वगैरह हो जाना पीक एट द एज ऑफ द 5 ईयर, तो 5 साल के बच्चे तक ये हमारी ज्यादा बढ़ती हैं, ज्यादा पाई जाती हैं। और ऑन एवरेज अगर देखा जाए तो बच्चे जो है 5 से 8 में एआरआई का अटैक जो है वो बच्चे के अंदर हो सकता है, और इसमें जो अटैक है वो सेल्फ लिमिटिंग एपिसोड्स इसके अंदर हो सकते हैं। तो इसमें जो होस्ट फैक्टर है वो ज्यादातर हमारे यही बताया, अपर रेस्पिरेटरी आ जाता है हमारा, अपर रेस्पिरेटरी जो होता है वो ज्यादा होस्ट फैक्टर होता है हमारा बीमारी को फैलाने के लिए, जो ये हमारी सूजन होती है और हमारा जो इन्फेक्शन होता है उसको फैलाने के लिए। तो नेक्स्ट देखेंगे इसके अंदर हम ट्रांसमिनेशन। तो इसमें ट्रांसमिनेशन के अंदर हमारा पॉजिटिव हमारा आ जाता है, जैसे कि नॉर्मली ट्रांसमिटेड हमारा होता है एयरबोर्न रूट से, ठीक है, यानी कि हमारी जो एयरबोर्न जो चीजें होती है उनसे ज्यादा फैलता है। तो मोस्ट इसमें क्या आ जाएगा, मोस्ट इसमें वायरस ही आएगा हमारा। ठीक है, तो वायरस के अंदर हमारा जो सर्वाइव करता है, जैसे लॉन्ग आउटसाइड रेस्पिरेटरी ट्रैक हमारा हो गया, चेन होगी ट्रांसमिटेड एक से दूसरे तक ट्रांसमिट होना, ठीक है, डायरेक्ट पर्सन टू पर्सन ये हमारा फैल सकता है। तो ये हमारा ट्रांसमिट होने के मोड इसके होते हैं। क्लिनिकल फीचर के अंदर हमारा इसके अंदर आ जाता है, इसमें रनिंग यानी कि कफ होना, नाक से पानी बहना, खांसी आना, थ्रोट के अंदर कोई दिक्कत होना, सांस लेने में डिफिकल्टी होना, ठीक है, कान में प्रॉब्लम हो जाना, फीवर, तो इसमें कॉमन बात होती है एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन के अंदर। मोस्ट बच्चे जो होते हैं वो इन्फेक्शन माइल्ड इन्फेक्शन भी उनके अंदर होता है, यानी कि अपने आप ही भी ठीक हो जाता है। सच फॉर कोल्ड कफ यानी कि जुकाम खांसी हम जिसको बोलते हैं, हु एवर सम चिल्ड्रन में भी हैव द निमोनिया विच द मेजर कॉज ऑफ डेथ, और कुछ बच्चों के अंदर निमोनिया इस हद तक हो जाता है कि वो बहुत बड़ा कारण बन जाता है, डेथ का कारण बन जाता है। तो डेवलप जो हमारे कंट्री होते हैं जैसे कि हमारे मेजल्स, वूपिंग कफ, इंपोर्टेंट कॉज ऑफ द सीवियर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस। तो हमारी जो वूपिंग यानी कि पर्टोसिस जो काली खांसी होती है या खसरा होता है बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण कारण रहते हैं हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक के इन्फेक्शन होने में। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें हम। चाइल्ड एज देखी जाती है 2 महीने से लेकर के 5 साल के बच्चे तक की जो हमारी कंडीशन होती है। क्लासिफाइंग द चाइल्ड मीनिंग मेकिंग डिसीजन अबाउट द टाइप ऑफ द सीवियरिटी ऑफ डिजीज द सिक चाइल्ड शुड बी द पुट इनटू वन। तो इसमें क्लासिफाई किया गया है उन बच्चों को जो कि हमारे 2 से 5 साल के बीच के जो बच्चे होते हैं, तो उनकी जो सीवियर केस होता है, सीवियर टाइप होती है हमारी बीमारी की, तो उसके बारे में इसमें बताया गया है। नेक्स्ट देखते हैं इसके अंदर क्लासिफिकेशन है हमारे 4 क्लासिफिकेशंस के अंदर आ जाता है वेरी सीवियर डिजीज आ जाएगी इसमें, यानी कि बहुत ही जो घातक जो बीमारियां होती हैं। सीवियर निमोनिया आ जाएगा, बहुत ही ज्यादा मात्रा में अगर निमोनिया हो रखा है, और नॉट सीवियर निमोनिया आ जाएगा, यानी कि निमोनिया है बट अपने आप में ही कुछ टाइम में ठीक हो जाता है, बहुत ही सीवियर नहीं है। और नो निमोनिया यानी कि निमोनिया है ही नहीं, सिर्फ क्या है, थोड़ा सा कोल्ड और खांसी है। तो ये हमारी 4 वर्ग 4 उसमें इसको क्लासिफाई किया गया है। तो नेक्स्ट देखेंगे हम इसमें। नेक्स्ट इसमें आ जाता है हमारा प्रिवेंशन ऑफ एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। तो भाई एआरआई को हम प्रिवेंशन कैसे करेंगे, किन किन चीजों का ध्यान रखेंगे। तो सबसे पहले प्रेजेंट जो है जितनी भी हमारी अंडरस्टैंडिंग है रिस्क फैक्टर रेस्पिरेटरी ट्रैक जो इन्फेक्शन ऑफ चाइल्डहुड इंडिकेशन सीवियर ऑफ अप्रोच फ्रॉम द प्राइमरी प्रिवेंशन। तो सबसे पहले प्राइमरी जो हमारी प्रिवेंशन है रोकथाम है वो क्या रहेगी कि जो बच्चे हैं उनमें होने वाला जितना भी हमारा इन्फेक्शन है या रेस्पिरेटरी ट्रैक है उसके सारे के सारे खतरे के जितने फैक्टर है उनके बारे में समझना और जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो डेवलपिंग कंट्री जो होते हैं उन्होंने इंप्रूव किया है इन चीजों को, लिविंग जो हमारी कंडीशन है उनको समझा है, बेटर न्यूट्रिशन पे ध्यान दिया है, रिड्यूस किया है स्मोक वगैरह को, पॉपुलेशन की इंडोर जो हमारे चीजें होती हैं पॉपुलेशन को लेकर के या फिर स्मोक को लेकर के वो सारी की सारी रिड्यूस की गई हैं। जो बर्डन है हमारा मोर्टेलिटी का और मोबिलिटी का वो कहीं हद तक यानी कि हमारा जो इन्फेक्शन एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है जो एसोसिएट हो रहा है उसमें मृत्यु दर और बीमारी की दर का कुछ बोझ जो है कहीं हद तक कम किया है। और अदर प्रिवेंटिव जो मेजर होते हैं उसमें इंक्लूड हो जाता है बेटर एमसीएच केयर देकर भी ये चीजें हमारी कम की गई हैं। इम्यूनाइजेशन जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, टीकाकरण अगर कराया गया तो उससे बहुत से केस जो है रिड्यूस हो जाते हैं, निमोनिया वगैरह
या निमोनिया से आने वाले जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, तो वैक्सीन जो है वो प्रिवेंटेबल होता है बीमारियों को रोकने के लिए, उसकी रोकथाम करने के लिए। तो स्पेशली जैसे मीजल वगैरह है उसमें, तो इसमें हमारी जो कम्युनिटी सपोर्ट है वो बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। डिजीज के बर्डन को कम करने के लिए जो हमारी कम्युनिटी होती है उसका सहयोग बहुत ज्यादा जरूरी होता है। कम्युनिटी सहयोग नहीं करेगी तो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाती है। और परिवार में यंग चिल्ड्रन मस्ट बी हेल्प ऑफ द रिकॉग्नाइज ऑफ निमोनिया। और हेल्थ प्रमोशन जो जितनी भी हमारी एक्टिविटी होती है स्पेशल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है हमारे वनरेबल्स एरिया के अंदर। ठीक है, तो इसमें नेक्स्ट देखते हैं हम, ये हमारे जो है प्रिवेंशन रोकथाम की रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन पे किस तरीके से रोकथाम की जाए, किन किन चीजों पे हम पहले ही ध्यान दे सकते हैं ताकि ये इन्फेक्शन फैले। नेक्स्ट इसमें आ जाता है हमारा इम्यूनाइजेशन। तो इम्यूनाइजेशन के अंदर आ जाता है हमारा जितनी भी वैक्सीन होती है, होल्ड प्रॉमिस द सेव ऑफ द मिलियन चिल्ड्रन फ्रॉम द डाइंग ऑफ निमोनिया। तो भी हमारी जितनी भी वैक्सीन होती हैं वो इस बात का हमें एहसास दिलाते हैं या फिर हमारा बिल्कुल प्रॉमिस करती हैं कि भी निमोनिया से होने वाले जितने भी मौतें हैं उनसे बचाया जाएगा, होल्ड किया जाएगा, सेव किया जाएगा, जाने बचाई जाएंगे। तो जितनी भी हमारी वैक्सीन है उनके अंदर पोटेंशियल्स होती है रिड्यूस करने के डेथ ऑफ निमोनिया। तो निमोनिया से होने वाली जितनी भी मृत्यु दर होती है उनके अंदर पोटेंशियल्स होती है कि वो बचाते हैं वो। और वैक्सीनेशन जो होती है वो वर्क करती है रिड्यूस ऑफ द इंसिडेंस एंड द बैक्टीरियल निमोनिया। ठीक है, तो हमारे बैक्टीरियल निमोनिया को भी रिड्यूस करने का काम करती है। तो इसमें कौन कौन से हमारे तीन जो हैं वो दिए गए हैं, जो वैक्सीन होते हैं, जो 3 हमारे वैक्सीन बताए गए हैं, इसमें 3 वैक्सीन होते हैं हमारे जिनके अंदर पोटेंशियल्स होती है इन चीजों को रिड्यूस करने की। तो 3 वैक्सीन हमारे, एक तो मीजल वैक्सीन होता है, और एक हिब वैक्सीन होता है, और एक होता है हमारा निमोनिया कॉकल्स यानी कि निमोनिया वैक्सीन। तो ये हमारे 3 जो है वैक्सीन होते हैं, ये ऐसी वैक्सीन होती हैं जो हमारे निमोनिया से होने वाली जितनी भी डेथ होती है उन पे रोकथाम लगा सकती हैं और स्वास्थ्य को फैला सकती हैं। तो ये जो हमारा टॉपिक था ये हमारा था एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस के बारे में। तो ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।